अच्छा जी। हम थे ओहम्स लॉ पे। हमने पढ़ा कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से, फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक आयरन की स्ट्रिप है या एक आपके पास आयरन का पीस है, इसके अंदर से आप करंट को पास करवा रहे हैं आई, जिसको हम अम्पेयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये करंट का यूनिट है। ठीक है। एम्पेयर जो है, अम्पेयर साइंटिस्ट का नाम था, और उसने अपने नाम के ऊपर जो था वो करंट का यूनिट रख लिया था, एम्पेयर। और हम इसको एम्पेयर भी कहते हैं। इसका सिंबल जो है वो ए है। ठीक है। एम्पेयर का सिंबल ए होता है। वैसे करंट जो होता है, करंट को हम आई से शो करते हैं। जब भी एक कंडक्टर के अंदर से करंट पास करता है, उसके दोनों एंड्स के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। वोल्टेज एक पोटेंशियल डिफरेंस है दो एंड्स के दरमियान के, बता रहा है कि यहाँ पे करंट की क्वांटिटी कितनी थी, यहाँ पे करंट कितना था। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है। यानी पोटेंशियल का डिफरेंस, करंट की जो स्ट्रेंथ थी, पोटेंशियल का मतलब बेसिकली होता है स्ट्रेंथ, कि पहले स्ट्रेंथ कितनी थी और अब स्ट्रेंथ कितनी है, उनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के या पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। हमने इसको करना था रिमूव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को। हमने इसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाया, और आई आर, आर इज द रेजिस्टेंस विच इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये चीज जैसी है ये वैसे ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है। कांस्टेंट रहेगी, इसकी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये बार बार चेंज नहीं होगी। ठीक है। रेजिस्टेंस की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। कोई भी कांस्टेंट होता है, अगर हम के की बात करते हैं ना, तो के की वैल्यू अक्सर वन होती है। ठीक है। के इज इक्वल टू वन। तो जब हम v, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है फॉर्मूला v के एन, यही पढ़ा है फॉर्मूला एवोगैड्रोस लॉ में, हम अगर के की जगह वन लगा दें, तो वन मल्टीप्लाइड बाय एनी वन, एनीथिंग या एनी वन, तो वो आता है हमारे पास वन। ठीक है। वन मल्टीप्लाई बाय वन वन, वन मल्टीप्लाई बाय टू टू। ठीक है। जिसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही आंसर देता है। अच्छा जी। तो इसलिए के की वैल्यू जो है वो ज्यादातर वन होती है। उसके बाद ओहम्स लॉ के बाद हम मूव करते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर। जो कूलम्स लॉ है वो क्या है? कहते हैं आपके पास दो चार्जेस हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक बात करते हैं, एक जनरल सी बात है। जो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। जब आपने मैग्नेट्स पकड़े होंगे ना, मैग्नेट्स, आप मैग्नेट्स को जोड़ते हैं, मैग्नेट्स तो जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप मैग्नेट को मोड़ के उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। आपने किया कभी ये एक्सपेरिमेंट, कभी करने की कोशिश की है? जब आप मैग्नेट्स को जोड़ते हैं तो वो एक तरफ से तो जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पोल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है। एक साइड डिफरेंट होती है, दूसरी साइड डिफरेंट होती है, तो वो जुड़ जाते हैं। जब आप दूसरी एक मैग्नेट को एक तरह ही रख रहे हैं, इसी तरह रख रहे हैं, और दूसरे मैग्नेट की दूसरी साइड को उसके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके दरमियान में स्पेस रहेगी, वो दोनों जुड़ेंगे नहीं। ठीक है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, वो दो मैग्नेट आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम पोल्स होंगे। सेम पोल्स कभी भी आपस में नहीं जुड़ते। अच्छा, अगर आप बात करें सेम चार्जेस की, सेम चार्जेस एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया मैग्नेट की, सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, क्योंकि है सेम चार्जेस। आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है। वो स्टेटमेंट ये है कि लाइक चार्जेस, ये लिख लें आप कहीं पे, ऑलवेज रिपेल्स ईच अदर। लाइक का मतलब होता है एक जैसे। ठीक है। एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे के खिंचाव में नहीं आते। ठीक है। रिपेल करते हैं। इसी तरह से एक दूसरी स्टेटमेंट है, ये तो एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। Like charges always repel each other and unlike charges always attract each other. Unlike में आप एक तरफ ले लें पॉजिटिव, पॉजिटिव, और दूसरी तरफ ले लें नेगेटिव, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास होंगे अलग अलग चार्जेस, तो वो एक दूसरे को
अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा जी, लिख लिया आपने? ओके। अब जो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और जो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनके दरमियान में एक फोर्स है जो उनको अट्रैक्ट और रिपेल करवा रही है। ठीक है, जब आप मैग्नेट को जोर से एक पास लेकर आते हैं तो आपको एक फोर्स फील होती है कि एक फोर्स है जो इन दोनों को पास नहीं आने दे रही। ठीक है, या जब आप दो मैग्नेट्स के पोल्स को आपस में मिलाते हैं तब आपको फील होता है कि कोई फोर्स थी जिसने इनको एक आपस में खींचा है। आप एक फासले पर भी दो मैग्नेट्स को रखेंगे ना, वो खुद ब खुद एक दूसरे के साथ ना जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, वो खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। तो क्या ऐसी चीज थी उन दोनों के दरमियान में जिसने उनको जुड़ने में हेल्प की? वो एक फोर्स थी। जिसने उनको अट्रैक्ट करवाया वो थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसने उनको रिपेल करवाया वो थी फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, तो कूलम्स लॉ क्या है? अब आपको कूलम्स लॉ समझने में आसानी होगी। ये मैंने रिपेल और अट्रैक्ट का कंसेप्ट जो था वो इसीलिए दिया था। कूलम लॉ, क्योंकि ये एक लॉ है तो इट ऑलवेज स्टेट्स, ये स्टेटमेंट है इसकी, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव है चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव है, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो फोर्स है, आपने यहां पर देखना है मैथमेटिकल, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के। दो चार्जेस की बात हो रही है, टू पॉइंट चार्जेस, तो एक चार्ज को हम कह देते हैं Q1, दूसरे चार्ज को हम कह देते हैं Q2। फोर्स को हम हमेशा शो करते हैं F के साइन से, चार्ज को हम हमेशा शो करते हैं Q के साइन से। वो कैपिटल Q भी हो सकता है, वो स्मॉल Q भी हो सकता है। स्मॉल Q हम पॉइंट चार्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल Q जो है वो हम चार्ज के लिए, सिंपली चार्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, यानी जितना साइज है ना चार्जेस का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइज के मुताबिक ही फोर्स लगेगी ना, जो ज्यादा साइज का चार्ज होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, जो कम साइज का चार्ज होगा उस पर कम फोर्स लगेगी। अच्छा जी, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको खाली ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, ये है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैं आपको बारी बारी करके दिखाती हूँ कि पहली उन्होंने लाइन में बात क्या की है। पहली बात उन्होंने की कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यही बात है, फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके साइज के बराबर की फोर्स है। जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा फोर्स होगी, जितने कम चार्जेस होंगे उतनी कम फोर्स होगी। यानी इनके दरमियान कौन सा रिलेशन बन रहा है? डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स वन बाय करके हम लगाते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। या हम डिस्टेंस को D से शो नहीं करेंगे, या हम डिस्टेंस को R से शो करेंगे। ठीक है, स्क्वायर यानी उस डिस्टेंस के ऊपर जो R है, उस डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, अब ये दो हमारे पास चीजें आ गई हैं, अब हम इन दो चीजों को मिला सकते हैं। हम इन दोनों को मिला देते हैं। एफ, ये साइन लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R2 के। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कंबाइन करके। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हम इस साइन को रिमूव कर दें, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? कांस्टेंट लगा देंगे, इक्वल टू कांस्टेंट। एफ इज इक्वल टू, यहां कांस्टेंट हम लगाते हैं K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है कूलम्स लॉ की। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? वरना फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
आपको बात समझ आ गई है ना, ये किस तरह से ये वाली जो इक्वेशन आपको दी है, ये इक्वेशन किस तरह से आई है, ये जो ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है वो किस तरह से आई है, बेसिकली इसकी डेरिवेशन क्या थी, इसको हमने ड्राइव कैसे किया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है स्टीफन्स लॉ। ये भी एक लॉ है, और इसके अंदर हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी हम किसी भी ऐसी बॉडी को कहते हैं जो एक परफेक्ट बॉडी है। ठीक है, वैसे कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, परफेक्शन किसी चीज के अंदर नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि एक बॉडी है और हमारे पास ये परफेक्ट बॉडी है। किस सेंस में कहते हैं? आपने काफी चीजें देखी होंगी। आप अगर सूरज की रोशनी में जाके शीशा रख देते हैं ना कहीं पे, तो आप देखेंगे कि, और उस डायरेक्शन में रखें कि शीशे के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो वो रोशनी जो है वो शीशे से टकरा कर कहीं और चली जाएगी, वो शीशे के अंदर नहीं जा रही, वो शीशे से रिफ्लेक्ट होके कहीं जा रही है। कुछ चीजें जब पानी के अंदर जाती हैं तो वो रिफ्रेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होती रहती है, और ज्यादातर चीजें अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देती किसी चीज को। ठीक है, या अपने अंदर से एमिट नहीं होने देती। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रीन हाउस की बात कर लें। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस एक वो नर्सरी होती है प्लांट्स की, जिसके अंदर प्लांट्स रखे होते हैं, और उन्होंने ऐसी शीट ऊपर लगाई होती है, ऐसा एक घर बनाया होता है कि उसके अंदर हीट आ तो जाती है, लेकिन उससे हीट बाहर एमिट नहीं हो सकती, स्केप नहीं कर सकती। अब ये परफेक्ट बॉडी नहीं है। परफेक्ट बॉडी वो बॉडी होती है जिसको हम ब्लैक बॉडी कह रहे हैं, जिसके अंदर कोई चीज आ भी जाए, यानी वो एब्जॉर्ब भी कर ले और वो एमिट भी कर दे। ठीक है, ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। इट स्टेट्स, अब स्टीफन जो सीधा सीधा है वो ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी है ना रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी जितनी भी एनर्जी एमिट कर रही है या जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, अब वो एनर्जी लाइट एनर्जी भी हो सकती है, अब वो किसी भी चीज की एनर्जी हो सकती है, लेकिन रेडिएटेड या एब्जॉर्ब बाय अ ब्लैक बॉडी, वो इक्वल है टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर की फोर्थ पावर अगर हम लेंगे तो उसके इक्वल टू आती है वो एनर्जी। अब ये लो है, अब इन्होंने जिस तरह से लो स्टेट किया हुआ है, हमने एज इट इज करना है, हम इसके अंदर नहीं बता सकते कि ये इन्होंने क्यों किया, इन्होंने कैसे किया। उसके लिए तो फिर आपको साइंटिस्ट की थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी जा जाके। ठीक है, तो ये लो जैसे लिखा हुआ है एज इट इज, आपने इसको याद करना है और आपने इसको एज इट इज स्टेट करना है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने इसके जगह इक्वल टू का साइन लगाना है। हम इक्वल लगाकर, ये इसका कांस्टेंट है, ये इसकी जगह कांस्टेंट लगा देंगे, और ये टेम्परेचर टी है, टाइम टी नहीं है। ठीक है, टी फॉर टेम्परेचर के लिए लिखा हुआ है। अब ब्लैक बॉडी की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं? अ परफेक्ट बॉडी which absorbs all type of electromagnetic radiations falling on it or emits all electromagnetic radiations on heating is called black body. It is an ideal absorber as well as ideal radiator, यानी कि जो एब्जॉर्ब भी कर रहा है और जो एनर्जी को रेडिएट भी कर रहा है, इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये स्टीफन लॉ है, साइंटिस्ट था स्टीफन, उसने अपने नाम पर लॉ रख लिया। उसके बाद हमारे पास आता है पास्कल लॉ। जो पास्कल लॉ है ना, ये अक्सर जो गाड़ियां होती हैं ना, आप मैकेनिक को दे देते हैं गाड़ी अपनी ठीक करवाने के लिए, और वहां पर जो बेसमेंट्स होती हैं वहां पर गाड़ियां जब ठीक होने जाती हैं, तो वहां पर ये वाला जो प्रिंसिपल है ना वो यूज होता है। ये वाला लॉ जो है पास्कल लॉ, वहां पर यूज होता है कि वो गाड़ी को रखते हैं इस तरह की एक जगह पर, गाड़ी को वो इस तरह की एक जगह पर रखते हैं। ठीक है, यहां से वो लगाते हैं प्रेशर, और इस सारी जो इन्होंने ये सारी मशीनरी जो भी बनाई होती है, इसके अंदर होता है पानी। ठीक है, फ्लूइड होता है इसके अंदर। जब यहां से प्रेशर लगता है ना नीचे की तरफ, तो पानी का सारा जो प्रेशर जो यहाँ पर लग रहा है, इस वाले पोल पर लग रहा है, वो सारा प्रेशर जो है वो जाता है इधर। यहाँ पर जो प्रेशर लगता है, तो यहाँ पर इन्होंने एक स्टैंड सा लगाया होता है, वो स्टैंड ऊपर की तरफ पुश करता है। उस स्टैंड के ऊपर बेसिकली गाड़ी खड़ी होती है। जब ये ऊपर की तरफ पुश करता है तो गाड़ी जो है वो ऊपर हो जाती है, और वो एक ह्यूमन के लेवल पर आ जाती है। जब ह्यूमन के लेवल पर आ जाती है तो वो वहां पर खड़ा होकर गाड़ी को ठीक कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पास्कल जो है, पास्कल जो था वो एक एज यू नो साइंटिस्ट था, और उसने अपने नाम पर ये लॉ रख दिया। ज्यादातर लॉज जो है वो साइंटिस्ट के अपने नाम पर हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ फ्लूइड, अब आपको मेरी बात समझ आएगी जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। द प्रेशर चेंजेस
is transmitted to every part of the fluid without loss. यानी जो प्रेशर हम इस पार्ट पर लगा रहे हैं वो प्रेशर एज इट इज यहां तक ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। जो एक साइड पर प्रेशर लगा रहे हैं वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है दूसरी साइड पर जा रहा है, कोई प्रेशर का लॉस नहीं हुआ। जितना प्रेशर हम एक साइड पर लगा रहे हैं दूसरी साइड पर उतना ही प्रेशर लग रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन्स लाइक द हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। इसका जो एसआई यूनिट है प्रेशर का वो है पास्कल। हर चीज का ना फिजिक्स के अंदर एक एसआई यूनिट है, ठीक है। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। जैसे हमने पढ़ा केमिस्ट्री के अंदर कि केमिस्ट्री में हमने जो एलिमेंट्स थे ना उनको सिंबल्स दे दिए, ठीक है, उनको सिंबल से शो किया। एक इंटरनेशनल कमेटी थी, 19 की बात है, इंटरनेशनल कमेटी बैठी और उन्होंने कहा कि जो फिजिक्स के अंदर चीजें हैं जैसे करंट है, प्रेशर है, फोर्स है और मैस है, एक्सीलरेशन है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी क्वांटिटीज जो है उन्होंने कहा कि इनको ना एक यूनिट देने की जरूरत है, ठीक है। अब ये अलग अलग चीजें थी, लोग अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो इन चीजों को यूज करते थे। उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा यूनिट, एक ऐसी चीज बनाए, एक ऐसा नाम बनाए जिससे सब लोगों को पता चल जाए कि ये चीज ये है, ठीक है। अलग अलग चीजें थी, लोग अलग अलग नामों से उनको बुलाते थे। अच्छा ये प्रेशर है तो इसको ये कह दिया, ये प्रेशर है, ये फोर्स है तो इसको ये कह दिया। तो वो एक कमेटी बैठी, इंटरनेशनल कमेटी, और उन्होंने हर चीज का एक यूनिट रखा कि अगर ये प्रेशर है तो प्रेशर का यूनिट हमेशा पास्कल होगा, अगर करंट है करंट का ऐसा यूनिट हमेशा एम्पेयर होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट हमेशा ओहम होगा, ठीक है। इस तरह के उन्होंने नाम रखे और फिर पूरी दुनिया में रेजिस्टेंस के लिए ओहम, करंट के लिए एम्पेयर और प्रेशर के लिए पास्कल जैसे अल्फाज, फोर्स के लिए न्यूटन, ठीक है, इस तरह के अल्फाज यूज होना शुरू हो गए। अच्छा, तो अभी तक हम प्रेशर के लिए इन्हीं चीजों को यूज करते हैं। आप जब भी, अगर आपको इतना सिंपल क्वेश्चन कभी आ जाए कि डिफाइन प्रेशर, आपने प्रेशर को डिफाइन करना है, आपने तीन चीजें लाजमी लिखनी है। एक तो उसकी डेफिनेशन, ठीक है, मस्ट है। उसके बाद उसका एसआई यूनिट, और नहीं उसका सिंबल नहीं, वो एसआई यूनिट में ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसका फॉर्मूला, ठीक है। जैसे अगर आप बात करें फोर्स की, किसी भी पुश या पुल को, किसी भी आप चीज को पुल करते हैं या किसी चीज को पुश करते हैं तो वो फोर्स है। ये आपने डेफिनेशन लिख दी। फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, आपने बताया कि द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और न्यूटन के आगे आपने ब्रैकेट में एन लिख देना है क्योंकि हम इसको एन से शो करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये तीन चीजें आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी लिखनी है। क्या क्या, डेफिनेशन, एसआई यूनिट और फॉर्मूला। परेशान नहीं होना, आगे जाके हम साथ साथ सारों के फॉर्मूलाज याद करेंगे, ठीक है। हर क्लास के अंदर मैं आपको याद करवाया करूंगी। और ये प्रेशर है, प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, पास्कल। पास्कल को हम लिखते हैं पीए, मतलब इसका जो साइन होता है ना वो पीए होता है। आफ्टर पास्कल, यानी पास्कल के नाम पर ये फॉर्मूला एसआई यूनिट बनाया गया। हु एस्टेब्लिश दिस लॉ, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, P इज इक्वल टू एफ ए, यानी किसी भी एरिया के ऊपर एक स्पेसिफिक फोर्स लगेगी तो वहां पर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट लॉ हमारे पास है हुक्स लॉ। अच्छा, हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ ये है कि आपके पास है एक स्प्रिंग, ठीक है, एक स्प्रिंग है आपके पास, आप उस स्प्रिंग को जोर से खींचते हैं, ठीक है। यानी आपने उस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई और जितनी फोर्स लगाई स्प्रिंग उतना उतना खुलता गया, यानी स्प्रिंग ने उतना डिस्टेंस कवर कर लिया जितनी आपने फोर्स लगाई। आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग ज्यादा खुल जाएगा, आप कम फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग कम खुलेगा। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कहते हैं लंबी खींचने को, ठीक है, एक्सटेंड करने को चीज को, that the extension of a spring is proportional to the tension stretching it। आप टेंशन कह लें, आप फोर्स कह लें, एक ही बात है, ठीक है। जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं उतनी ही एक्सटेंशन हो रही है स्प्रिंग के अंदर, ये हुक्स लॉ है। डबलिंग द टेंशन रिजल्ट्स इन द डबलिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, क्यों, क्योंकि इनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। आप फोर्स ज्यादा कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे
उतना ही ज्यादा स्प्रिंग खुलता जाएगा, उतना ही ज्यादा उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, सिर्फ ये है हुक्स लॉ। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आता है बॉयल्स लॉ। ये बेसिकली हम देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, बॉयल्स लॉ, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है ये फ्लूइड्स के साथ है, तो हम जरा देखते हैं इसको, गैसेस या फ्लूइड। इट स्टेट्स दैट टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, हम मैंने भी आपको बताया कि कांस्टेंट क्या चीज होती है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आप ये देखें कि बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इसके अंदर हम तीन चीजें डिस्कस करते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। इसमें से टेम्परेचर तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। पीछे कौन सी दो चीजें बची, प्रेशर और वॉल्यूम। अब इन दोनों का क्या रिलेशन है, वो कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी जो गैस का वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। अब आप देखें, आप ये दो कंटेनर्स देख रहे हैं नीचे बने हुए, नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को। अच्छा, इसके ऊपर ना, ये जो पहला वाला कंटेनर है, इसके अंदर हमने भरी हुई थी गैस। ठीक है, गैस भरी हुई थी। अब इसका मैं आपको बता रही हूँ, इसकी जस्टिफिकेशन दे रही हूँ कि कैसे जो प्रेशर और वॉल्यूम है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस कंटेनर के ऊपर अभी सिर्फ 5 kg का प्रेशर है। ठीक है, 5 kg का प्रेशर है, यानी आपके लिए प्रेशर ना होने के बराबर है, कोई प्रेशर नहीं है। तो इसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, प्रेशर कम है और वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, इस वाले कंटेनर की सिर्फ मैं अभी बात कर रही हूँ, अभी मैं यहां पर नहीं आई। यहाँ पर प्रेशर कम है, इसकी लिड के ऊपर, ये इसकी लिड है ना, इसका ढकना है कंटेनर का, इसके ऊपर प्रेशर कम है, ओनली 5 kgs। ठीक है, इसीलिए अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, इन्होंने ज्यादा जगह घेरी हुई है। नजर आ रही है ना आप लोगों को, ज्यादा जगह घेरी हुई है, ये देखें, ये पूरी जगह इस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स के पास है। अगर आप इस वाली पिक्चर को देखें, यहाँ पर 10 kg का प्रेशर पड़ रहा है, 5 kg ये और 5 kg ये, प्रेशर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। क्यों, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर जब इंक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है ना, अगर तो होता कि डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर इंक्रीज करता तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। लेकिन अगर आप देखें, आप लॉजिकली इस बात को देखें, जब आप उसकी लिड को नीचे कर रहे हैं, उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम नीचे से क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। आप जितना प्रेशर लगाते जा रहे हैं उतना वॉल्यूम कम होता जा रहा है। जैसे ही आप प्रेशर थोड़ा सा कम करेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, बॉयज लॉ में उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि टेम्परेचर की हमने बात ही नहीं करनी, टेम्परेचर क्योंकि है ही कांस्टेंट। प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, बात समझ आ गई वो बॉयज लॉ की। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कहते हैं, ये भी एक चार्ल्स था और बॉयल्स था, ये दोनों साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपने अपने नाम पर अपने अपने लॉज दिए 70s के अंदर। अच्छा, जो चार्ल्स लॉ है ये स्टेट करता है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो प्रेशर है, मैंने आपको बताया था PVT। इन तीन चीजों को हम देख रहे हैं इन दो लॉज के अंदर। अब इन्होंने कह दिया कि जो हमारे पास प्रेशर है ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसके अंदर हमने प्रेशर की बात नहीं करनी। बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर की बात नहीं की थी, चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर की बात नहीं करनी। इसको आप पहली फुर्सत में ना इसको रिमूव कर दें। पीछे क्या बचे, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन्होंने कहा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा, एक कंटेनर है, आपने उसमें ली हुई है गैस, आप उस कंटेनर के नीचे ना फ्लेम रख दें, आग रख दें, जैसे ही वो वॉल्यूम हीट होंगे ना, वो एक्साइट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो हिलना शुरू कर देंगे इधर उधर। जब वो इधर उधर हिलना शुरू कर देंगे तो वो कोई जगह ढूंढेंगे। ठीक है, इस तरह से उनका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, ये आपके पास है चार्ल्स लॉ। उसके बाद अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। आप ना प्रैक्टिकल्स में जब जाएंगे, आप प्रैक्टिकल्स की नोटबुक्स बनाएंगे आगे जाके, आपको ना ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। ये आपके पास ना एक ग्राफ होता है,
ठीक है, ये आपके पास होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस होता है वर्टिकल। अच्छा, अब क्या होता है, जब भी दो चीजों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होगा ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। हम एक जगह पे रखते हैं वॉल्यूम को, एक जगह पे रखते हैं टेम्परेचर को। आपको वो कहते हैं कि आप हमें इन दोनों का ग्राफ बनाकर बताएं कि इनके दरमियान में क्या रिलेशन है। तब आपने ये नहीं लिखना होगा सिर्फ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आपने ग्राफ बनाना होगा। अब जब भी दो डायरेक्ट रिलेशन वाली चीजों का ग्राफ होता है ना, वो हमेशा आता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये ग्राफ है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये है कि आपने इतना सा ग्राफ बनाना है, जो भी ये ग्राफ देखेगा ना उसको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसको इसका नाम ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो जब भी दो चीजों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ शो करना होगा, तो आप एक डायरेक्ट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और पता चल जाएगा कि इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे लॉ पे, जो कि है ग्राहम्स लॉ। बस थोड़ा सा रह गया, 3-4 लॉज रह गए। ग्राहम्स लॉ में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप इस डोर के पास खड़े होके ना एक रूम से प्रे करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप उस कोने में खड़े होंगे ना, मतलब एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा बच्चा वहां खड़ा हुआ है, कुछ टाइम बाद, मतलब उसके 5 या 10 मिनट बाद आपको वो वाली स्मेल, जो रूम स्प्रे की स्मेल थी, उस कॉर्नर तक आएगी। ठीक है, किस तरह से आएगी, डिफ्यूजन की वजह से आएगी। ठीक है, डिफ्यूजन क्या का क्या मतलब होता है कि वो जो पार्टिकल्स थे, जो स्प्रे के पार्टिकल्स थे, वो एयर के साथ मिक्स होके जब एयर मूव की और एयर मूव करते करते उस कॉर्नर तक पहुंची, तब वो पार्टिकल्स एयर के साथ साथ उस कॉर्नर तक आ गए। ठीक है, तो ये, इसको हम कहते हैं कि ये डिफ्यूजन हो गई है। ठीक है, इस चीज को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, अब ग्राहम्स लॉ क्या होता है, it states that the rates of diffusion of gases are inversely proportional to the square root of their densities under similar conditions of temperature and pressure। यानी जितनी डेंसिटी होगी, अगर वाटर वेपर्स होंगे तो वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जो डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर डिफ्यूजन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उस चीज की डेंसिटी कम है। जैसे अगर आप देखें, मैंने स्प्रे की बात की है, स्प्रे के पार्टिकल्स कितने लाइट पार्टिकल्स होते हैं, उसकी डेंसिटी कम होती है। उसकी डेंसिटी कम थी, इसलिए उसने जल्दी डिफ्यूजन की और वो जल्दी उस कॉर्नर तक आई। ऐसी चीज जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, जिसको टाइम लग रहा है ट्रेवल करने में, उसके डिफ्यूजन के अंदर भी टाइम लगेगा। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी, यानी कि वो मोर डिफ्यूजेबल होगी, वो जल्दी डिफ्यूज करके हमारे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राहम्स लॉ है और ये इसका फॉर्मूला, ये आपने बस याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। हमारे यूनिवर्स के अंदर ना पहले कुछ थ्योरीज आई, कुछ चीजें आई, उन्होंने कहा कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक पॉइंट आता है जब इंसान की या एक चीज की एनर्जी, जो स्पेसिफिक एनर्जी है, वो खत्म हो जाती है। अच्छा, अब हमारे पास एक लॉ आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। ठीक है, कंजर्व करना, सेव करना, बचाना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने ये कहा कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती और एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती। जब से अर्थ बना है, जब से जमीन वजूद में आई है, तब से एनर्जी भी वजूद में आई है, और एनर्जी कॉन्टिन्यूसली अपनी शक्लें बदली जा रही है, लेकिन एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, खत्म नहीं होती एनर्जी किसी भी पॉइंट पर आकर। अगर एक बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फोन है, ठीक है, और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई एनर्जी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी इसके अंदर एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो एनर्जी इसकी पोजीशन की वजह से इसके ऊपर आई हुई है। अगर ये मूव करेगा या मैं चेयर को मूव करूंगी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, अभी ये पोटेंशियल एनर्जी में है, यानी इसकी पोजीशन में जो एनर्जी है इसके पास, वो एनर्जी है
जब मैं इसको मूव करूंगी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो एनर्जी जो इसके मूव करने की वजह से इसके अंदर पैदा हुई है। तो द थिंग इज, पोटेंशियल एनर्जी से एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी। द थिंग इज कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है, बट इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। Since energy cannot be created or destroyed, the amount of energy present in the universe remains constant। यानी कि जो एनर्जी की अमाउंट है वो एक जैसी रह रही है, कि एनर्जी बदल ही नहीं रही, बस अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, लेकिन वो ना ही क्रिएट की जा रही है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 लॉज रह गए हैं जो न्यूटन के लॉ हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन था ना, न्यूटन ने, आपको पता है न्यूटन ने हमें बताया था कि ग्रेविटी क्या होती है। और कुछ लोग कहते हैं उसके सर पे सेब गिर गया था, और उसने सेब गिरने के बाद उसने कहा कि वो हमेशा हर चीज नीचे की तरफ क्यों आती है। ठीक है, पहली चीज जो उसके माइंड में आई, जैसे साइंटिस्ट के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको अभी बताया है इसके इस लेक्चर के स्टार्ट में, तो उसके माइंड में आया कि हर चीज जब भी ऊपर जाती है वो नीचे क्यों आती है। उसने कहा कि जमीन के अंदर एक ऐसी कशिश है, जमीन के अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको उसने ग्रेविटी का नाम दिया या ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। अच्छा, अब न्यूटन ने 3 लॉज बनाए, 3 लॉज दिए, जिसको उसी के नाम से याद किया जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ ये था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही है, अनटिल और अनलेस हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं। यानी ये चेयर अगर रेस्ट पे पड़ी हुई है ना, तो इस चेयर को हम रेस्ट पर ही कंसीडर करेंगे। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तब ये अपनी जगह से हिलेगी, अदरवाइज ये नहीं हिलेगी। ये उसका पहला लॉ था। इट स्टेट्स एज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इफ इन मोशन remains in motion at a constant velocity unless acted on by a net external force। जब तक हम उस पर एक फोर्स नहीं लगा देते, फॉर एग्जाम्पल आपने छोटे होते लट्टू खेला होगा या आपने यो यो खेला होगा, जब तक आप उस पर फोर्स लगाकर उसको रोकते नहीं है वो नहीं रुकता। ठीक है, एक टाइम आता है जब वो खुद रुक जाता है, लेकिन जब आपको उसको रोकना हो तो आप उसको फोर्स लगाते हैं। ठीक है, उसको फोर्स लगा के रोकते हैं। तो यहाँ पे भी वो ये बात कर रहे हैं कि अगर एक चीज मोशन में है या हरकत कर रही है, मूव कर रही है, तो जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो मूव करती रहेगी, और जब तक एक चीज रेस्ट पर है, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो रेस्ट पर ही रहेगी। ठीक है, तो ये इसका था लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसको फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। Newton's first law is also called law of inertia because it says that objects keep doing what they are doing unless something hinders their path। जो बंदा जो चीज कर रहा है वो चीज करता रहेगा until और unless कोई चीज उसके रास्ते में रुकावट नहीं डाल दो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसका सेकंड लॉ आता है। इसका सेकंड लॉ बहुत सिंपल सा है। उसने सिर्फ ये कहा था कि जो फोर्स है वो इक्वल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे, जब वो मास जो है वो कोई एक्सिलरेट कर रहा हो, वो मूव कर रहा हो। इट स्टेट्स दैट फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सिलरेशन। इन शॉर्ट, लॉ डिफाइंस हाउ मच एन ऑब्जेक्ट विल एक्सिलरेट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट कितनी एक्सिलरेशन प्रोड्यूस करती है, या कितनी तेजी से घूमती है, या कितनी तेजी से मूव करती है। सिर्फ ये छोटा सा लॉ था इसका सेकंड लॉ। सबसे मजे का इसका थर्ड लॉ है। वो क्या है? वो है एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। ठीक है, दैट इज ऑपोजिट इन रिएक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें मैं एक एग्जांपल देती होती हूँ, वो ये कि आप जब एक इंसान को थप्पड़ मारते हैं, ठीक है, तब वो इंसान पलट के चुप करके खड़ा नहीं रहता, वो भी आपको पलट के थप्पड़ मारता है। ठीक है, आपने एक एक्शन दिया, ठीक है, यू स्लैप समवन, और उसने आपको थप्पड़ मारा, उसने रिएक्शन दिया। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जो न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में बताया कि हर एक्शन का, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, जो होता है इक्वल है। जितनी जोर से आपने मारा था उतनी जोर से उसने मारा है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, पहले आपने किया फिर उसने किया, डायरेक्शंस ऑपोजिट थी, मैग्नीट्यूड सेम था, एक्शन का रिएक्शन हुआ। ठीक हो गया।
फॉर एग्जाम्पल, वेन यू पुश ऑन अ वॉल, द वॉल पुशेस बैक ऑन यू। जब आप वॉल पे फोर्स लगाते हैं तो आपको लगता है कि वॉल आपकी तरफ फोर्स लगा रही है। इसके अलावा विद द सेम फोर्स, दिस लॉ शोज दैट फोर्स ऑलवेज कम इन पेयर एंड ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हमेशा फोर्स जो होगी वो डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी, ठीक है, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन वो डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। ये लॉ ये शो करता है। उसके बाद आपके पास दो प्रिंसिपल्स हैं, ये हम पहले हमने सारे ये जितने भी डिस्कस किए हैं ना, ये लॉज थे। प्रिंसिपल्स आपके पास दो हैं। लॉज में तो आपने देख लिया ना कि ये एक इवेंट हो रहा है, ये इवेंट ऐसे हो रहा है और बस। लॉ में आपको बताते हैं कि इस इवेंट का बेसिकली जो मकसद था वो क्या था। अब ये प्रिंसिपल है आर्शिमेदस प्रिंसिपल, ठीक है, इसका नाम है आर्शिमेदस प्रिंसिपल। एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। मैथमेटिशियंस का काम असल में होता है मेजरमेंट्स लेना, ठीक है, मेजरमेंट्स लेना काम होता है। तो वो मैथमेटिशियन था, उसने क्या किया, उसने एक कंटेनर लिया, ठीक है, उस कंटेनर के ना एक तरफ एक स्पेस सी थी जहां से पानी बाहर निकल सकता है, और उसने उस स्पेस से नीचे नीचे तक वाटर ले लिया, ठीक है। उसने एक वेट लिया, एक वेट क्लॉक ली या एक वेट कोई भी लिया, उसने वो वेट डाल दिया पानी के अंदर, ठीक है, और उसने बाहर एक छोटा कंटेनर और रखा हुआ था। जब वेट पानी के अंदर गया, आपने थर्स्टी क्रो सुनी होगी, ठीक है, आपने थर्स्टी क्रो सुनी हुई है ना अपने बचपन में सबने, कि उसने कौवे ने पानी के अंदर कंकड़ियां डाली, द वाटर रोज अप, ही ड्रिंक वाटर एंड फ्लू अवे, ठीक है, ये लाइन आप लोगों ने सुनी होगी कि कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। अब वो पानी किस तरह से ऊपर आया था, कौवे ने उसके अंदर वेट डाले थे। सो दिस इज द आर्शिमिदस प्रिंसिपल। आर्शिमिदस प्रिंसिपल में क्या है कि उसने जब आर्शिमिदस ने उसके अंदर वेट डाला तो पानी जो था अपने लेवल से थोड़ा ऊंचा आया। जब पानी ऊंचा आया ना, तो इस जो स्पेस थी, इस स्पेस से स्केप करके दूसरे कंटेनर में गिरना शुरू हो गया, ठीक है। उसने काउंट कर लिया कि मैंने जितने वेट की चीज पानी के अंदर डाली थी, उतना ही पानी की जो अमाउंट है वो डिस्प्लेस होकर दूसरे कंटेनर में आ गई है, ठीक है। तो ये था आर्शिमेदस प्रिंसिपल। थर्ड सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन आर्शिमेदस ये प्रिंसिपल डिस्कवर हुआ था। इट स्टेट्स दैट व्हेन द बॉडी इज पार्शियली, बॉडी वो किसको कह रहा है, उस वेट को जो उसने पानी के अंदर डाला है उसको वो बॉडी कह रहा है। उसने कहा कि व्हेन द बॉडी इज पार्शियली, चाहे बॉडी आधी डिप हुई हो और टोटली या कंप्लीटली या पूरी डिप हुई हो, इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर इमर्स हो गई है, अंदर चली गई है, डिप हो गई है, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितना जो हमारे पास फ्लूइड है वो डिस्प्लेस हुआ है, उतनी ही फोर्स लगी है, यानी फोर्स जितनी लगी है उतना ही लिक्विड दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। उसने ये कहा था, सिर्फ इसका यही मकसद है जो मैंने आपको एक थर्स्टी क्रो की एग्जांपल दिया है, कि जब आप वेट डालते हैं पानी का लेवल ऊपर आ जाता है फोर्स की वजह से। उसके पीछे लॉजिक क्या था कि वो एक फोर्स थी, जो वो ऑब्जेक्ट जब इमर्स हुई वाटर के अंदर या फ्लूइड के अंदर, उसने एक फोर्स लगाई, उस फोर्स की वजह से पानी ऊपर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल के अंदर ना एयर का फ्लो और प्रेशर, सिर्फ ये दो चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। आपने देखा होगा जो एरोप्लेन्स हैं, एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट जो हैं, जो जेट्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ये सारे कैसे हवा में उड़ जाते हैं। हालांकि इनका वेट बहुत ज्यादा होता है। अगर हम इंसानी अक्ल की बात करें तो हम ये सोचते हैं कि जो चीजें लाइट वेट की होती है ना वो उड़ती हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमारा वेट जितना लाइट होगा हम उतना ही ज्यादा अच्छा उड़ सकते हैं, ठीक है। जो एरोप्लेन्स होते हैं उसके अंदर तो इतनी ज्यादा मशीनरी होती है, उसके अलावा एडिशनली उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे होते हैं, पैसेंजर्स का सामान होता है, उनके सारे लगेजेस होते हैं। तो वो कैसे एक एरोप्लेन अपने आप को इतना मेंटेन रखता है, इतना बैलेंस रखता है हवा के अंदर, कि वो जरा सा भी अपनी जगह से यहाँ वहां नहीं होता। तो बेसिकली प्रेशर होता है उसके विंग्स के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें, ये विंग बनाया हुआ है उन्होंने, ये उन्होंने एरोप्लेन का एक विंग बनाया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने देखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, यानी आगे को इस डायरेक्शन में एरोप्लेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लिफ्ट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ये उड़ता कैसे है, जब इसके विंग्स के दरमियान में एक पोटेंशियल एक प्रेशर डिफरेंस एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। ये है हाई वेलोसिटी एयर फ्लो, ऊपर की तरफ जो एयर है वो ज्यादा होती है, ठीक है। जब एयर ज्यादा होती है उसके ऊपर, जहां पर एयर ज्यादा है ना वहां प्रेशर कम पड़ रहा है,
जब प्रेशर कम होगा तब जो विंग है उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, वो बैलेंस होगा और वो उड़ सकेगा हवा में। जो नीचे वाली साइड होती है, नीचे वाली साइड पर जो एयर है, एयर का जो फ्लो है वो कम होता है। एयर का फ्लो कम है तो वहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वो विंग को ऊपर की तरफ पुश करेगा। प्रेशर ज्यादा है ना नीचे की तरफ, जब नीचे प्रेशर ज्यादा होगा तो वो प्लेन को ऊपर रखेगा, और ऊपर क्योंकि प्रेशर कम है, ऊपर प्रेशर कम है नीचे प्रेशर ज्यादा है, विंग बैलेंस हो गया। ठीक है, अब वो एयरक्राफ्ट जो है वो इजीली फ्लाई कर सकता है आसमान के ऊपर। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल था। इट स्टेट्स दैट एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड है या कोई भी चीज है जो मूव कर रही है, उसकी जो स्पीड है, लिक्विड है और गैस है, जब भी हम उसको इंक्रीज करते हैं उसकी स्पीड को, द प्रेशर विद इन द फ्लूइड डिक्रीजेस। जब एयर की स्पीड ज्यादा थी वहां पर प्रेशर कम था, जब एयर की स्पीड कम थी वहां पे प्रेशर ज्यादा था। दैट्स इट। ये हमारे पास दो प्रिंसिपल हैं, आर्शिमेदिस प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल। और जो हमने लॉज पढ़े हैं वो हमने बहुत ज्यादा लॉज पढ़े हैं। ये आपने एक दफा याद करके आना चीजें।